बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 9288 विद सादिया अफसाद। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान मंडी बहाउद्दीन में खिताब कर रहे थे। एन खान साहब बीन खान साहब वही जो उनका एक रिवायती अल्फाज का चुनाव है मुखालिफिन के लिए, आज उसी को उन्होंने दोहराया। कोई भगौड़ा, कोई छोटा मियाँ, कोई बड़ा मियाँ, किसी को दिल की तकलीफ, कोई भाग गया, जेलों में डालेंगे। पहले तो ये बताइए कि जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने बयान दिया है, ज़रा वो चला दें प्रोड्यूसर साहब, क्योंकि एक दफ़ा फिर उन्होंने ये एतराफ़ किया है कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेज के बहुत बड़ी गलती हो गई है उनसे, और उस वक्त जो बीमारियां बताई जाती थी उसके बाद उन्होंने फैसला सुनाया। सुनिएगा क्या कहा। कभी एक बीमारी, कभी दूसरी, कभी प्लेटलेट्स। हमें ऐसे लगा कि पता नहीं आज गया तो कल गया, और मैं आज तस्लीम करता हूँ बड़ी गलती की। इसको हमने इजाजत दे दी बाहर जाने के लिए। एक तो बड़ा भगौड़ा मियाँ है, एक छोटा मियाँ है। वो छोटे मियाँ का एक तो दिल बड़ा कमजोर है। अगर आपने चोरी नहीं की तो आपको डर किस चीज का है? डाकुओं को एनआरओ नहीं मिलेगा। जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा नहीं वापस करेंगे। ये तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि डाकू हैं और भगौड़े हैं और बहुत ज़्यादा बहाने करके वो यहाँ से चले गए, पीछा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ओवरऑल ऑपोजिशन के हवाले से भी उन्होंने एक और पेशेंगोई की है और कहा है कि ये सब जेलों में जाएंगे। ये जो सारे चोरों का टोला, डाकुओं का गुलदस्ता, डीजल क्यों सबको इकट्ठा करके हर 3 महीने के बाद कहते हैं गवर्नमेंट को गिरा दो। तो डीजल को एक तो ये मुश्किल पड़ी हुई है कि वो 12वां खिलाड़ी बना हुआ है। ये सब डरे हुए हैं। फजल रहमान इनको डरा रहा है। अदम एतमाद ये इसलिए चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये हुकूमत जाए और हम फिर से किसी तरह बचे जिस तरह मुशर्रफ के दौर में बचे थे। तो शरीफ खानदान, मेरा आज पैगाम है आपको, जो भी आपका प्लान है कप्तान उस प्लान के लिए तैयार बैठा है। आपको फिर शिकस्त होगी, लेकिन शिकस्त नहीं होगी, आप जेलों में जाएंगे। जेलों में जाएंगे। और ये भी कहा कि कप्तान आपके हर प्लान का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठा है। आज इस पे बात करेंगे कि वो आखिर है क्या। और एक और अहम टॉपिक जिस पे आज के प्रोग्राम में हम बात करना चाहेंगे वो ये कि जो भी हमारी अदालतें हैं, हाई कोर्ट्स हैं, एहतसाब अदालतें हैं, वहाँ पर जो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। एक तो सियासतदानों के जो केसेस हैं, अगले सेगमेंट में आपको उसके हवाले से बताएंगे कि किस किस के कौन कौन से केसेस हैं और कितने अरसे से वो ज़ेरे इल्तवा का शिकार है पाकिस्तानी अदालतों में। और साथ ही साथ 3000 बिलियन टैक्स जो है बकौल हुकूमत के कोर्ट केसेस की वजह से जो मुकदमात ऑलरेडी कोर्ट में चल रहे हैं हुकूमत वो कलेक्ट नहीं कर पाती है। तो आज उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फैसला किया है कि एक फुल कोर्ट इजलास जो है वो बुलाया जाएगा 22 फरवरी को। उसमें वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को भी बुलाया गया है, अटॉर्नी जनरल उनको भी बुलाया गया है, चेयरमैन FBR और दीगर इदारों के लोगों को बुलाया गया है ताकि इस पर बात हो सके कि हुकूमत को आखिर इस मामले में इन मुकदमात के बायस किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर फवाद चौधरी का भी ट्वीट भी आया और इसको काबिल तहसीन इक़दाम उन्होंने करार दिया है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि गैलप पाकिस्तान का जो सर्वे आया है उसमें नवाज शरीफ साहब की जो उनके दौर की परफॉर्मेंस थी उसको लोगों ने ज़्यादा सराहा है और KPK में भी इनफैक्ट ज़्यादा लोगों ने उसके फेवर में बयानात दिए हैं। क्या वाकई इसको कहीं ना कहीं इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत के लिए ख़ास तौर से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किसी किस्म की मुश्किलात के तौर पर देखना चाहिए या नहीं? आज इन तमाम चीज़ों के हवाले से प्रोग्राम में बात होगी। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के सीनियर रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। सरदार लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, फॉर्मर गवर्नर पंजाब, बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपका भी। और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब आपका। पहले तो मैं ज़रा खोसा साहब आपसे सवाल करना चाहूँगी, अपोजिशन का आपका और अफनान साहब का मौक़िफ़ आके फिर मैं अली ज़फ़र साहब की जानिब जाऊँगी, क्योंकि आज खान साहब ने कहा है कि जो कुछ भी आपका प्लान है, जो कुछ भी मंसूबा ऑपोजिशन बना रही है उनकी हुकूमत के खिलाफ, उनको घर भेजने के लिए, चाहे वो तहरीक अदम एतमाद की सूरत में हो या कुछ और हो, खान कप्तान आप सबके लिए तैयार है। ये आज उन्होंने ऐलान किया है। तो पहले तो ये बताइए कि ऑपोजिशन का इस वक्त प्लान है क्या? देखिए, प्लान बड़ा सिंपल है कि हमने
मोहतरम इमरान खान साहब की हुकूमत जितनी तवालत पकड़ेगी उतना ही पाकिस्तान जो है तनाज़ुली की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के अवाम पर जो जिस अंदाज से रिसेंटली एक पेट्रोल बम और सुनामी फेंका गया है, उससे ओवरऑल तमाम चीज़ों का जो है वो जाहिर है कि उसमें महंगाई आएगी। जीना दो भर हो गया है। अगर आप किसी से भी पाकिस्तान में बच्चे से भी पूछें कि मोहतरम इमरान खान साहब ने इस मुल्क की मईशत को किस तरह से तबाह हाल करके रख दिया है और किस तरह से लोगों का जीना दो भर कर दिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी दूसरी राय हो सकती है। तो इसलिए हमारा जो है वो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो 27 फरवरी से, यानी इसी नेक्स्ट वीक से 27 फरवरी से हम घर भेजना है, लेकिन ठीक है घर भेजना है, लॉन्ग मार्च भी हो जाएगा, उससे निकलेंगे और जाएंगे और तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी अगर वो आती है। बिल्कुल इंशाल्लाह होगी। आप देखिएगा कि तहरीक अदम एतमाद जब हम लाएंगे और इंशाल्लाह हम जल्द लाएंगे, उसमें एक कंसेंसस है सारी ऑपोजिशन का, पीडीएम का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, एएनपी का और जितनी ऑपोजिशन की जमातें हैं सभी का कंसेंसस है। और हमारे जो अभी मैं नहीं करना चाहता डिस्क्लोज, लेकिन आप देखेंगे कि कैसे कैसे लोग हमारे साथ शामिल होते हैं जो सियासी लोग हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करनी है, जिन्होंने आगे 6 महीने में 3 महीने में या पूरा आप इनको फुल अलाउंस भी दे दें 2023 में, जिन्होंने लोगों के पास वोट मांगने जाना है, वो इस डूबती नाव, डूबती कश्ती, तबाह हाल कश्ती के साथ अपने आप को तबाह नहीं करेंगे किसी कीमत पर। वो खुल के बाहर निकलेंगे और आप देखेंगे कि खशो खासाक की तरह ये बह जाएंगे। सुनामी ये बात करते हैं, आपने भी कहा कि आप अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। शाम में भी राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बयान दिया है कि हुकूमत के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इत्तेहादीज़ हियर, ही सेड कि भाई जो पीटीआई के अपने लोग हैं वो आप देखेंगे कि बहुत सारे खुद रिजाइन कर देंगे या फिर वो ऑपोजिशन का साथ देंगे। ऑपोजिशन का साथ देना शायद ऑब्वियसली मुश्किल हो जाए उनके लिए, क्योंकि वो सीट से डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, लेकिन रेजिग्नेशन वाला एक उन्होंने इंकशाफ बहरहाल जरूर किया है। सेनेटर अफनान साहब, क्या प्लान है हुकूमत का? और जो वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि अदम एतमाद लाना ही इसलिए चाहते हैं क्योंकि उस तरीके से बच जाएं जैसे मुशर्रफ दौर में बचे थे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखिए मैं सख्त अल्फाज में कंडेम करूँगा जो ज़बान वज़ीर आज़म साहब ने आज इस्तेमाल की है, वो गैर पार्लिमानी, तहजीब से गिरी हुई और गैर शाइस्ता ज़बान थी, और ये ही इनकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। आप सोचें जो बच्चे इनकी ये ज़बान सुनते हैं, जो टीनेजर्स हैं या जो 20s में 30s में, जो कि इनकी बेसिकली क्या कहते हैं, एक समझ ले बेस है, तो ये इन अल्फाजों को क्या कहते हैं इस्तेमाल करना, हाँ कंडेम करता हूँ। और इसको जो है वो अगर ये चाहते हैं कि लोग इनको आगे से ना सख्त जवाब दें, तो इनको चाहिए कि अपनी ज़बान के ऊपर काबू करें। और इनकी ज़बान ऐसी है जैसे बिल्कुल मुझे लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल है। अब जहाँ तक आपका सवाल आपका क्या था, सॉरी चले ये भी अच्छा सवाल क्या था? सवाल ये था कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग ये करने जा रहे हैं, साहब ने कहा डिस्क्लोज नहीं करेंगे, राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया पीटीआई के बड़े लोग जो है वो रिजाइन कर देंगे, तो तहरीक अदम एतमाद के वाकई कामयाबी के चांसेस हैं? देखिए हमारे हैं 162 MNA, ठीक है जी, और हमें चाहिए 10 MNA, ठीक है। अब वो 10 MNA पूरे जो है वो जो है वो कुछ डिसग्रंटल ग्रुप्स भी हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे एमएनएज हैं जो हमारी टिकट चाहते हैं, अपनी नशिस्त से नाअहल हो सकते हैं ना, नहीं वो वोट पड़ जाएगा, हाँ, फिर उसके बाद डी सीट हो सकते हैं। तो जब चाहेंगे कि वो डी सीट, अगर वो वोट पड़ गया उनका तो हुकूमत तो वैसी चली गई, हम तो वैसे चाहते हैं अगले इलेक्शन होने, तो वो डी सीट होना उनके लिए कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है वो डी सीट होंगे तो वैसे ही खत्म ही हो रहा है मामला, तो इसीलिए बहुत बड़ी तादाद में इनके एमएनएज जो है वो आप देखिएगा कि वो दे विल क्रॉस द लाइन हमारे ख्याल में। और दूसरा फिर ये कि फिर जब ये मामला होगा तो फिर जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं वो भी इसको आप देखेंगे कि वो भी फॉलो करेंगी। अब ये इसके अंदर ये प्लान है, इसके अंदर बहुत सारे कहते हैं, मतलब कि हमें ये लग रहा है कि हम इंशाल्लाह इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे और आपको लगता है आप कर लेंगे। ठीक है सेनेटर अली जफर साहब, अब हुकूमत का मौक़िफ़ आपसे ज़ाहिर है क्योंकि ये तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आज वज़ीर आज़म साहब ने बात की है, शायद उनको भी यही लग रहा है कि ये आएगी तो सही, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि मुशर्रफ में दौर में जैसे ये बचे थे वैसे ये बच जाएं।
अब इत्तेहादी, अगर चाहे वो आमिर खान हो, कहते हैं कि जी हुकूमत की कामयाबी कहीं पर नजर नहीं आई, परफॉर्मेंस की वजह से इत्तेहादियों की टांगे कांपना शुरू हो गई हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज की पॉलिटिक्स करनी है उनको एतराज है आपके इत्तेहादियों में। वसीम अख्तर अगैन MQM की तरफ से कहते हैं कि ये 14 सीटें भी आपको खलाई मखलूक ने दिला दी और पता नहीं कैसे इमरान खान वजीर आजम बन गए। ये तो आपके इत्तेहादियों के बयानात हो गए, लेकिन क्या वाकई आपको यकीन है कि आपके अपने लोग D सीट होने को प्रेफर करेंगे बजाय इसके कि वो इन पॉलिसीज या इस परफॉर्मेंस के साथ अगले इलेक्शन में अपने हलकों में जाएं? देखें, जहां तक ऑपोजिशन का पहले बात करने, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि आपका प्लान क्या है। तो जो मैंने गुफ्तगू सुनी अभी और जो मैं गुफ्तगू सुनता आ रहा हूँ काफी अरसे से, उससे तो ये जाहिर होता है कि यकीनी तौर पे उनका मकसद तो बड़ा क्लियर है इकट्ठे होने का, और वो ये है कि किसी तरह हुकूमत को नुकसान पहुंचाया जाए, PTI को नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन उनका प्लान कोई, और जब कोई प्लानलेस कोई आता है मैदान में जंग करने के लिए, लड़ने के लिए, या कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, उसका प्लान ही ना हो, तो जो ओपोनेंट है उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि जब तक जो आप हिस्ट्री देखते हैं पिछले 3 साल की, 2018 में इलेक्शन हुआ था अगस्त में, तो हर 3 महीने बाद ऑपोजिशन कोई ना कोई डिमांड लेके आ जाती थी, या कोई ना कोई फाइट लेके आ जाती थी, या कोई ना कोई ललकारा मारती थी, या कोई ना कोई ऐसा बयान देती थी कि जनाब हुकूमत कल जाने लगी है, हमारे साथ इत्तेहादी आ गए हैं, हमारे साथ PTI के लोग आ गए हैं, हम आज ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हम अदम एतमाद की मूवमेंट लेके आने लगे हैं, मार्च की डेडलाइन दे देते थे, जून की दे देते थे। लेकिन हर बार हमने देखा कि वो टाइम भी गुजर जाता था और कभी वो किसी किस्म की मूवमेंट नहीं हो। फिर उन्होंने सोचा ऑपोजिशन ने कि ये तो बात बन नहीं रही, कोई नई चीज देख के आते हैं, और हम कहते हैं कि हम अब एक प्लेटफॉर्म पे हो गए, तो पहले हम पंजाब असेंबली के चीफ मिनिस्टर, पंजाब असेंबली के चीफ मिनिस्टर को हटा दें, और हमारे साथ MPs आ गए और बहुत नाखुश हैं लोग, और वो अपना चेंज करना चाहते हैं पार्टी, वो भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोचा अच्छा ये भी बहुत बड़ी हमने छलांग लगाने की कोशिश की, क्यों नहीं हम चेयरमैन सेनेट की बात करें, चेयरमैन सेनेट को हम हटा देते, तो हम जनाब सेनेट में हमारी मेजोरिटी है, हम वो कर देंगे। वो भी कुछ नहीं हुआ, बल्कि चेयरमैन सेनेट हमारा इलेक्ट हो गए, यहाँ तो हमारी वोट से इलेक्ट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट स्पीकर नेशनल असेंबली को कोशिश की, वो भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि चले और नीचे आते हैं, हम अब इलेक्शन लॉज आ गए हैं, हम इलेक्शन लॉज भी पास होने देंगे। और आपने देखा मीडिया में हर रोज ये बहस हो रही थी कि अगर इलेक्शन लॉ ना पास हुए तो इसका मतलब है हुकूमत पे इनडायरेक्टली अदम एतमाद का वोट हो गया, तो हुकूमत को फिर उसके बाद रिजाइन करना पड़ेगा। वो भी देख लिया हमने, वो अपोजिशन बल्कि वॉकआउट करना पड़ गया। फिर उन्होंने सोचा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बिल आया, सेनेट में आ रहा है, तो सेनेट में तो हमारी मेजोरिटी है, वहां हम कुछ ना कुछ करते। वो भी बड़ा मीडिया पे बात हुई कि जी जनाब ये भी एक फर्स्ट स्टेप है अदम एतमाद की मूवमेंट की। वो उनके अपने लोग नहीं आए, उनके अपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं आए, और वो भी वोट वहां हार गए और वो पास हो गया कानून। तो अगर इस किस्म की हिस्ट्री हो और आपको ये भी पता हो कि आपस में उनकी डिवीजन भी है, आपस में दुश्मन भी है, बैठे हुए एक सीट पे एक जगह पे, लेकिन दुश्मनी है और बड़ी पुरानी दुश्मनी है। फिर आपको ये तो आपका मानना ये है कि बेशक ये तमाम ऑपोजिशन की जमातें हुकूमत को घर भेजना चाहती हैं, उसके लिए इकट्ठी हो भी जाएं या अगर इस वक्त हैं भी, तो भी इनका एज सच कोई मंसूबा नहीं है जिससे ये अमली तौर पर वजीर आजम को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेज सकें। कुछ आपने मिसालें भी दी हैं, मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पे भी ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे। और कल भी फिर ऑब्वियसली हमने सेनेट में देखा कि 2 बिल्स पास हो गए, एक में तो हुकूमत पहले ही अपोजिशन जो है पहले ही वॉकआउट कर चुकी थी, और उससे पहले वो जब 29 से बराबर हुए तो चेयरमैन सेनेट साहब ने अपना वोट कास्ट कर दिया हुकूमत की फेवर में। इस पर भी ज़रा बात करेंगे एक वक्फे के बाद।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बात कर रहे हैं हम जिस तरीके से अभी बैरिस्टर अली जफर साहब कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अगर कहा जाए अपोजिशन को मिली भी जहां पे वो अमली तौर पर पार्लियामान के अंदर रोक सकते थे, तो खोसा साहब चाहे वो चेयरमैन सेनेट वाला मामला हो, नेशनल असेंबली के स्पीकर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की बात हो, वहां पर भी नहीं हुआ। फिर जो बिल्स मेजॉरिटी होते हुए भी पास हो जाते हैं तो इटसेल्फ अपोजिशन की ये नाकामी तो है। देखिए सर, ये मुझे समझ नहीं आती है ये मोड ऑफ डिनायल में क्यों है गवर्नमेंट। ये जब भी कोई बात होती है तो अपनी कारकर्दगी बताने की बजाय ये ऑपोजिशन पर बौछार कर देते हैं। ठीक है, ऑपोजिशन में हम आंगी नहीं आ सकी है, इसमें बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम अपनी नाकामी उस अंदाज से को तस्लीम करते हैं। मगर सवाल पैदा ये होता है कि अवाम पर जो है इन्होंने जो अजाब एक नाजिल किया हुआ है, अवाम के गैज़ो गज़ब का इन्हें कोई परवाह नहीं है। ये ऑपोजिशन ही को लताड़ने पर लगे हुए हैं। इन्होंने 3.5 पौने 4 साल सिवाय एक गालम गलूच के कल्चर के, एक गैर महज़ब कल्चर के को जो जन्म दिया है हमारे पॉलिटिकल सोशियो पॉलिटिकल कल्चर में, जो हमारी तरबियत इन्होंने इस कौम की और नौजवानों की जो हुकूमत कर रही है, दे हैव टू बी एग्जाम्पलरी, दे हैव टू एग्जाम्पलीफाई देमसेल्व्स, न सिर्फ इखलाकियात में बल्कि ये अपनी कारकर्दगी में। मुझे ये तो बताएं, किसी से आप पूछें कि जी आपका ने क्या किया है, वो कहते हैं जी वो लूट के खा गए। ओ भाई, कब तक हमारे ऊपर डालोगे? चले हम तो नाअहल थे, हमें तो अवाम ने मुस्तरद कर दिया, आपको मैंडेट दे दिया, आपने तो तबाह करके रख दिया है। कोई विजन बता दें, कोई प्रॉमिस बता दें, कोई वादा बता दें जो आपने किया हो। करोड़ नौकरी आज वैसे वज़ीर आज़म ने इसी जलसे के अंदर महंगाई का बहरहाल एतराफ जरूर किया। उन्होंने कहा कि भाई वो हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि आवाम को रिलीफ कैसे देना है, और अगर ड्यूटीज और टैक्सेस कम करने के बाद हुकूमत 70 अरब माहाना नुकसान अपना बर्दाश्त करती है लेकिन आवाम को जरूर रिलीफ देती है। नहीं, बहुत रिलीफ दी है उन्होंने। डॉलर 105 से 180 पे कर दिया और हमारा कर्जा मल्टीप्लाई किया, बहुत तरक्की की है उसने। 100 यानी 55 रुपए से चीनी से 125 रुपए चीनी कर दिया, बहुत जो है तरक्की की है। पेट्रोल जो है 160 रुपए कर दिया है, यानी अंदाज़ा कीजिए जो बैरल उस वक्त तेल की जो इंटरनेशनल मार्केट पे थी, आज ज़रा कंपैरिजन कर लें, वो बहुत ज़्यादा इन्होंने तरक्की की है। जो कहते थे कशकोल का प्याला तोड़ देंगे, ड्रम लेके सारी दुनिया के आगे भीख मांगी है, बहुत तरक्की की है। पाकिस्तान को इन्होंने IMF के सामने गिरवी रख दिया है, हमारी इज्जत नफ्स मजरूह कर दी है, हमारी सॉवरेनिटी को सबसर्विएंट कर दिया है, बहुत तरक्की की है। अरे बाबा, क्या क्या गुने पंबा कुजा कुजा निहम। मुझे ये बताएं, अपनी तो कारकर्दगी बता दें, ये किस मुंह से जाओगे गालिब, किस मुंह से ये आवाम के पास जाएंगे, ये तो बता दें जरा। हमें तो छोड़ दें, चले, हमने तो जो है हम आंगी नहीं है। बिल्कुल चले, ठीक है। ये भी पूछते हैं कि ये किस मुंह से जाएंगे आवाम के पास दोबारा। राइट, एक सर्वे जिसका मैंने जिक्र किया था इंट्रो में, गैलप के पिछले दिनों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक सर्वे हुआ था, उस पर ऑब्वियसली हुकूमत ने इतना यकीन नहीं किया था। उन्होंने कहा कि भाई ये लोग जो हैं वो बायस शो करते हैं, ऑपोजिशन के फेवर में सर्वेज होते हैं। बहरहाल ये गैलप पाकिस्तान का सर्वे है और उसमें सिंध और पंजाब समेत KPK वालों ने भी नवाज शरीफ साहब की कारकर्दगी जो उनके दौर में रही उस पर इत्मीनान का इजहार किया है। पंजाब में 58%, खैबर पख्तूनख्वा में 46%, सिंध में 51% लोगों ने नवाज शरीफ की कारकर्दगी से मुतमईन होने का कहा है। थोड़ी सी सेनेटर अफनान साहब कॉन्ट्रडिक्शन आपको नजर आती है इस मामले में, क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि जो अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए KPK में उसमें हमारा वोट बैंक बढ़ा है। देखिए, ये जो है ये मतलब कि अक्लो फहम से जो है वो गुजरी हुई बात है कि जिस इलेक्शन में आप हार जाएं, जिसमें आप खाली हारे ना, जो पहले नंबर पे आया है जमात उलमा इस्लाम, उनकी 24 सीटें, आपकी 14 सीटें, और आप इस पे बजे दें कि आप जीत गए। वो यही कहते हैं ना वज़ीर आज़म, और वो सारा का सारा कोई वोट बैंक नहीं बढ़ा, ये सब फ्रॉड है। अच्छा। ये सब झूठ बोलते हैं, बल्कि सफेद झूठ बोलते हैं। कैसे आप पहले जीते थे और अब हार गए, आप वोट बैंक कैसे बढ़ गए? कोई अकल की बात है ये कोई सर पैर है इस बात का ये? और मतलब और हार के उसको अपनी विक्ट्री बना रहे हैं। भाई
अली मोहम्मद अपने इनका वफाकी वजीर अपने डिस्ट्रिक्ट में हार गया, शहरियार अफरीदी अपने डिस्ट्रिक्ट में हार गया, परवेज़ खटक इनका कितना अहम वजीर फॉर्मर वजीर आला KP के अपने डिस्ट्रिक्ट में, इनके बड़े बड़े जो लोग हैं वो हार गए और अगले जो आ रहा है उसमें भी ये आप देखेगा यही वाला ट्रेंड होगा। तो ये इनसे जब पूछो तो ये आगे से कहते हैं जी वो तो, और बात ये है कि खाली ये नहीं है, क्या कैंटोनमेंट के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में ये रिजल्ट नहीं आया? पूरे पंजाब में ये तीसरे नंबर पे भी बहुत पीछे है ये, इतना इनका बुरा हाल था लोकल बॉडीज का। फिर बाय इलेक्शन का आप रिजल्ट देखें, बिल्कुल 15 में से 13 हार चुके, तो उसके बावजूद अगर आप नहीं मानते तो इसका कोई इलाज नहीं है। फिर मैं ये अपना बैरिस्टर अली जफर ने जो बात की मैं उसको थोड़ा रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। इन्होंने वो वाली सारी बातें बता दी जहाँ पे हम हारे थे, और सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में बिल्स पास हो जाते हैं। सेनेट का मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी है। जी यही आपका जी है बात आपकी दुरुस्त है। कहाँ चले जाते हैं वो लोग फिर? मैं उसको बता दूँ, इन्होंने लेकिन वो वाली जो है मामला मिस कर दिए जिसके अंदर हम जीते थे। देखिए पहली बात तो ये है कि ऑपोजिशन होती है इसलिए क्योंकि उसके पास वोट कम होते हैं, वरना वो हुकूमत हो। दूसरी बात ये है कि सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी को 169 वोट पड़े और 3 वोट रिजेक्ट हुए। ठीक है, नेशनल असेंबली से जब वो सेनेटर बने। ठीक है, ज्वाइंट सेशन से पहले एक हफ्ता पहले 2 प्राइवेट मेंबर बिल पेश हुए नेशनल असेंबली के अंदर, दोनों के दोनों जो है गवर्नमेंट हारी और अपोजिशन जीती। वो तो ज्वाइंट सेशन के अंदर जिस तरह इनको हमने पहले भी कहा था कि अगर इनको सपोर्ट होगी मुक्तदर हल्कों की तो ये फिर ज़ाहिर अपने नंबर पूरे कर लेंगे। अच्छा, ये मुक्तदर हल्कों की सपोर्ट फिर अभी भी है? कल भी तो 2 बिल्स पास हो गए। देखिए वहाँ पे भी आपके वो दिलावर खान ग्रुप, ऑब्वियसली वो तो है ही, चले उन्होंने पहले भी किया, हुकूमत के हक में वोट दे दिया, आपके अपने नंबर नहीं। मेरा ख्याल है कल वाले को तो आप किसी के ऊपर नहीं डाल सकते, वो हमारा खुद ही नहीं है, वो हमारे आपके लोग ही नहीं थे, हमारा कसूर था उसमें। या मैं गलत बात नहीं करूँगा, लेकिन जो अहम बिल थे, स्टेट बैंक का बिल था, उसके ऊपर सपोर्ट थी, बिल्कुल थी, और उसमें कॉल्स भी आई हैं, कॉल्स आई हैं, बिल्कुल आई हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये आपने अभी मुक्तदर हल्कों का जिक्र किया है, ये उस वक्त भी कहा जा रहा था कि भाई इससे पता चल जाएगा कि अगर हुकूमत ये बिल्स पास नहीं करा सकी, इट वाज लाइक जस्ट टू टेस्ट द वाटर्स ऑपोजिशन की तरफ से, तो इसका मतलब है कि वो चीज अभी भी है, वो सपोर्ट है। उसके अंदर बात ये की गई कि जी ये अगर नहीं होगा तो ये मुल्क का नुकसान है उनकी तरफ से, जो जिन लोगों को उन्होंने कहा। अब फिर आप कह रहे हैं उनकी तरफ से, नंबर आपके पूरे नहीं होते फिर आप? नहीं, हमारे उस दिन नंबर ठीक थे, उस दिन हमारे 46 सेंटर्स आए थे, और हमारे कुछ ज़्यादा किसी को कोविड हो गया, कोई पाकिस्तान में नहीं था, वो सारी चीज़ अगर आप एडअप करें तो हमारे नंबर उस दिन इतने बुरे नहीं थे। लेकिन बात ये है कि ये हुकूमत एक सेलेक्टेड हुकूमत है, ये मैंने नहीं, जिस दिन ये इलेक्ट हुए थे दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स ने ये वाली बात पब्लिश की थी, द इंडिपेंडेंट ने, न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वाशिंगटन पोस्ट ने, कि ये किस तरह हुकूमत में आए हैं। क्या जो सर्वेस से उनकी रिफ्लेक्शन उस इलेक्शन में नहीं हुई, जो जिस तरह ये जीत के आया और फिर जिस तरह इनकी हुकूमत बनाएगी सारा पाकिस्तान जानता है। अब बात ये है कि जैसे भी आए थे या मुसल्लत हो गए तो इनको चाहिए था कि ये कुछ परफॉर्म करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली परफॉर्मेंस रही नहीं कहीं पे। राइट, बैरिस्टर अली जफर साहब, बाय इलेक्शंस जहां भी हुए, जहां ज़मीनी इंतखाब हुए, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई, कंटोनमेंट का हवाला दिया अभी सेनेटर अफनान ने। फिर ये जब सर्वेज इस तरीके के आते हैं तो फिर ये शायद इस चीज़ को ज़्यादा तक़वियत मिल जाती है कि हुकूमत की परफॉर्मेंस से आहिस्ता आहिस्ता करके लोग नाला ही नज़र आ रहे हैं, कहीं पर कोई इत्मीनान का इजहार नहीं कर रहा। जी देखिए, जहाँ तक तो पोल्स का ताल्लुक होता है, मुख्तलिफ किस्म के पोल्स आते हैं, डिपेंड करता है कि कितना, गैलप पोल्स डिपेंड करते हैं कि किस कम्युनिटी में गए, कितने लोगों को सैंपल तौर पे सवाल पूछा गया, सवाल क्या था, क्या उनके डेमोग्राफिक क्या थे जिन लोगों ने जवाब दिया। तो गैलप पोल्स या इस किस्म के मुख्तलिफ पोल्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, उससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते ट्रेंड का। आप हमारी फेवर में भी बहुत सारे पोल्स हैं जो हमने बार बार कहे हैं। आप चले मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन जब पीटीआई ऑपोजिशन में थी और ये बाकी पार्टीज के लिए, इनकी हुकूमतों के लिए आते थे, तो इमरान खान साहब खुद कहते थे कि देखा वो सर्वे हुआ, ये क्या था इनका मकबूलियत का ग्राफ, देखा इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से लोग क्या कह रहे हैं। तो आप उस वक्त इन सर्वेस को दुरुस्त तस्लीम करते थे? देखिए, जरूरी, जैसा मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि सर्वे गलत हो या दुरुस्त हो, लेकिन मैं बात ये कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ सर्वेज को एनालाइज करना पड़ता है। किसी एरिया में शायद आप जिस एरिया में ये पोल लिया गया हो, उस एरिया में शायद आपको लोग वाकई आपसे नाला हों या वैसे ही दूसरे पार्टी के सपोर्टर्स हों, तो आपको एक ओवरऑल मैक्सिमम जो एवरेज है वो देखनी पड़ती है। और जहाँ तक पोल्स का ताल्लुक है,
दुरुस्त बात है। जो फाइनल रिजल्ट है वो आपके सामने है कि कितने लोग कितनी सीटें लोकल बॉडीज में ली, कितनी नहीं ली। लेकिन एक जो अच्छी बात है, जो पॉजिटिव बात है, उसको सारे इग्नोर कर जाते हैं, और वो ये है कि पहली बार जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हुए, साफ शफाफ इलेक्शन कराए गए और उसमें लोगों ने भरपूर शिरकत की, और वो जो डेवोल्यूशन का प्रोसेस है वो आगे चला। और उसके साथ आप देखें दूसरी चीज के मेयर के इलेक्शंस भी डायरेक्ट कराए गए, बिल्कुल उसके ऊपर भी इनडायरेक्ट इलेक्शन जो कि जमाने में कराए जाते थे, उसको हालांकि बड़ी बार ऑब्जेक्शन भी की गई कि ऐसा ना करें, लेकिन पीटीआई ने फैसला किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया कि नहीं, यही तरीका है, बाहर के मुल्कों में भी यही होता है और ये बेस्ट तरीका है कि आप डायरेक्ट करें इलेक्शन मेयर का भी। तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप्स हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि इसी दौरान एक नेशनल इलेक्शन भी हुआ। ये तो हम बाय इलेक्शंस की बात कर रहे हैं और हम लोकल बॉडी के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, लेकिन एक नेशनल इलेक्शन भी हुआ, उसकी तरफ कोई बात नहीं करता। नेशनल इलेक्शन कहाँ हुआ आप खुद जानती हैं, एजेके में। वहां कौन जीता? वहां पीटीआई की हुकूमत जीती। और किसने हुकूमत बनाई? पीटीआई ने। साफ शफाफ इलेक्शंस हुए, सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने भरपूर कोशिश की, उधर बड़ी अपनी कैंपेनिंग की, लेकिन वहां लोगों ने किसको पसंद किया? पीटीआई को। तो इसका मतलब है, और आजाद कश्मीर कोई आपसे दूर नहीं है, वो आपका एक हिस्सा ही है, उसके लोग जानते हैं, उनकी भी वही सेंटिमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के लोगों के हैं। तो उनकी जो वोटिंग की ट्रेंड है नेशनल इलेक्शन में, अगर आप उसको देखें तो अगला आने वाला जनरल इलेक्शन इंशाल्लाह पीटीआई का ही होगा। इसीलिए हमें कोई इतनी फिक्र नहीं है कि लोग बात करते रहे। इनका ऑपोजिशन का एक बार बार एक ही होता है स्टेटमेंट मीडिया में कि जी बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, इकोनॉमी में बड़ी खराबी हो गई, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा, गवर्नेंस नहीं आती, वगैरह वगैरह। लेकिन वो साथ इग्नोर कर जाते हैं परफॉर्मेंस जो है उस पे आपको जी मुकम्मल कर लीजिए। जी, मैंने कहा परफॉर्मेंस पे मुझे तो कोई शक नहीं। मैं दो चीजें आपको बताता हूं परफॉर्मेंस के बारे में, और उसके बाद मेरा ख्याल है बाकी चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक तो आप पूरी दुनिया का सर्वे कर लें, जो पाकिस्तान में सेहत कार्ड का कॉन्सेप्ट है, जिस तरह आप एक हर शख्स को 10 लाख रुपए की सहूलत मुहैया है, ऐसी इस किस्म की हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ पॉलिसी दुनिया में मेरी नजर में कहीं नहीं है जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस की गई है। इसको सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय ये कि उसको भी साइड पे कर दें। दूसरी चीज आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें। चलें, आप राइट, आप कहते हैं कि हुकूमत की परफॉर्मेंस, हुकूमत की कारकर्दगी पे आपको ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती कि जिसकी बुनियाद पे अगला इलेक्शन पीटीआई दोबारा जीत नहीं सकती। मैं इस पे जरूर बात करेंगे, परफॉर्मेंस के हवाले से तो ऑब्वियसली इलेक्शन होंगे, अवाम फैसला कर ही लेंगे। लेकिन जिस टॉपिक का हमने जिक्र किया था, मेरे साथ खोसा साहब भी हैं, अली जफर साहब भी हैं, लॉ को भी समझते हैं, कोर्ट्स को भी समझते हैं। एहतसाब अदालतों में जो ज़ेर इल्तवा हाई प्रोफाइल केसेस हैं, पहले जरा उनका जिक्र करते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब, साबिक सदर पाकिस्तान, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में उनके टोटल 6 केसेस चल रहे हैं, जिसमें से 4 रेफरेंसेस दायर हुए हैं, 3 रेफरेंसेस दायर हुए 3 साल हो गए हैं और एक केस को 2 साल हुआ है। इसमें मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस है, पार्क लेन रेफरेंस है, ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस है, तोशा खाना रेफरेंस है। अब अगर इसमें देखा जाए तो प्रेसिडेंट साहब की तरफ से, साबिक सदर की तरफ से इल्तवा की 29 दरखास्तें आने पर अब तक 3 सालों में सिर्फ 39 गवाहों ने अपने बयानात कलम बंद कराए हैं और 3 केसों में 200 गवाह जो हैं वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। प्रोड्यूसर साहब साथ साथ अगर आप चला भी दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की जो हैं सजा के खिलाफ अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अगर उनका जिक्र कर लें तो अब तक 3.5 सालों में मरियम नवाज की जानिब से 11 बार, जबकि नैब की जानिब से 5 बार इल्तवा की दरखास्तें आई हैं, तो दोनों साइड से इल्तवा मांगा जाता रहा है। और मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलें अब कहा जा रहा है फाइनली के हतमी मराहिल में हैं, जिस पर 21 मार्च को समाअत भी होनी है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी वो वाहिद शख्सियत हैं जिनके बारे में मैं ये कहूँगी कि उन्होंने कोई इल्तवा अभी तक नहीं मांगा, और इनमें जितने भी
दीगर मुल्ज़िमान थे, उनके वकला की तरफ से इल्तवा की दरख्वास्तें बहरहाल ज़रूर आती रहीं, लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हर पेशी में एहतसाब अदालत में पेश भी होते रहे हैं और अभी तक जा भी रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये केसेस इल्तवा का शिकार हैं। एहसन इकबाल साहब के हवाले से भी इसी तरीके से मामला है, हमजा शहबाज का जो मामला है वो भी ऐसा ही है, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब का भी ऐसा ही मामला है। अब बात यहाँ पर ये नहीं है कि ये लोग क्या वाकई इन्होंने ये मुजरिम हैं, इन्होंने जुर्म किए हैं, ये अगर इनोसेंट भी हैं, इनकी जमानतें भी होती हैं, इनको बरी भी कर दिया जाता है, इन्होंने ऐसा कोई जुर्म भी नहीं किया, लेकिन फिर भी आखिर इन केसेस को इतना लंबे अरसे के लिए क्यों लटकाया जाता है, बार बार इल्तवा क्यों मांगा जाता है, ये तवील मुद्दत के लिए ये केसेस क्यों इसी तरीके से चलते रहते हैं? खोसा साहब से मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। खोसा साहब, सवाल आपके सामने मैंने रखा था कि ये मामलात क्यों ज़ेर इल्तवा रहते हैं, क्यों इनको पेंड कर दिया जाता है, क्यों बार बार इल्तवा की दरख्वास्तें दी जाती हैं, जल्दी क्यों निपटाया नहीं जाता इन केसेस को? देखिए, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट के फैसला जात में भी मुतरश्शे होता है और हाई कोर्ट्स ने भी इन पर फैसला जात दिए हैं। जब आप इस कानून को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे और साल तक आप रेफरेंस ही दायर नहीं करेंगे, और जब आप 200 गवाह रख देंगे एक केस में और 10-15 मुल्जिम बना देंगे, तो आप खुद ही उसको इतना ज़्यादा पेचीदा करके उलझा के आप सिर्फ मीडिया उसका ट्रायल करना चाहते हैं, और फिर आप पापड़ वाले और चपड़ासी और फलाना और आप ये चीज़ें जो है आप उसको हाईलाइट करके आवाम को आप जो है कोशिश करेंगे कि हम मीडिया के ज़रिए से इनको दागदार करें, सियासतदानों को, और इनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करें। जब आप देखें, यूरोप को जो है महज़बी हद के इज़्ज़त के दावों ने किया था, यानी टॉट्स ने किया था। यू कैन नॉट गेट अवे इन यूरोप और इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बाय मेलाइनिंग समबडी इन अ फॉल्स केस। आप अगर किसी झूठे मुकदमे में वहाँ किसी को करेंगे तो जितने डैमेजेस आपको, जितना उसका जो है आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे वो रियासत हो, चाहे वो पर्सनल प्राइवेट पर्सन हो, चाहे वो कोई इदारा हो। फिर इसीलिए कोई जरूरत नहीं करता वहाँ इस तरह का जो है झूठा इल्ज़ाम लगाने का। यहाँ तो आप जो है 11 साल जरदारी साहब को 11.5 साल जेल में रख के सारों से बाइज़्ज़त बरी कर दें, तो ना वो ज़िंदगी के वो लम्हात वापस लाए जा सकते हैं, ना उस खमियाजा दिया जा सकता है जो उनको महरूम किया गया अपने खानवादे से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने घर वालों से, जो उसको जुदा किया गया और जो उनका जिंदगी को कम किया गया, क्योंकि जाहिर है कि आपने उनकी ज़िंदगी के वो साल, वो लम्हे कम कर दिए, खींच लिए उनसे और उनको माने कर दिया आम नॉर्मल रूटीन से। तो ये हमारे अपने आईन में भी आर्टिकल 9 देखें और आर्टिकल 14 देखें, आर्टिकल 10A देखें, आर्टिकल 4 देखें, आर्टिकल 2A देखें, तमाम चीज़ों में अगर आईन में देखें तो आप ये कहते हैं कि जो फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जहां पर हो और इसी के लिए ये केसेस बनाए जाएं, तो फिर वो तवालत का शिकार ऐसे ही होते रहते हैं। बट सेनेटर अफनान, मुझे बताइए कि हुकूमत इसको फिर आप लोगों के अगेंस्ट भी यूज़ करती है। ये मैंने पहले भी बता दिया कि नैब भी बहुत दफ़ा जाके वहाँ इल्तवा मांगता है, लेकिन अगर आप लोग जैसे शाहिद खाकान अब्बासी हैं, वो हर पेशी में जा भी रहे हैं, उन्होंने आज तक कोई इल्तवा की दरख्वास्त नहीं दी, लेकिन आपके जब बाकी लोगों की तरफ से ये जाता है तो फिर हुकूमत कहती है कि अगर छुपाने को कुछ नहीं है तो फिर क्यों बार बार इल्तवा में जाते हैं? देखिए, बात यह है कि मरीम नवाज साहिबा का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है और मैं ख़ुद भी उसको फॉलो कर रहा था वहाँ पे, और जो है एक दफ़ा वकील तब्दील होने के ऊपर इल्तवा ली गई थी, मेरे ख्याल है 2 हफ्ते की हमारी तरफ से, लेकिन नैब मुसलसल इल्तवा ले रहा है। अभी भी उन्होंने दोबारा प्रोसिक्यूटर अपना चेंज किया, 4 हफ्ते के लिए उन्होंने फिर दोबारा इल्तवा ले लिए। तो ये बात
कह देना कि जी दूसरे ले रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान से ज़्यादा किसने इल्तवा ली है, आप मुझे बता देना। आज भी वो कह रहे हैं कि ना सुनो, रिजल्ट ना बाहर ना बताओ, ये सारा कुछ उन्होंने खुद किया हुआ है। बात ये है कि अगर तो आपका जेन्युइन केस है, इल्तवा लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप इल्तवा वाली चीज़ को अब्यूज़ कर रहे हैं, जो कि नैब कर रहा है मरीम नवाज साहिबा के केस में भी और इवन शहबाज साहब के केस के अंदर भी और हमजा के केस में भी, तो वो अनफेयर है। और उसकी बुनियादी प्रॉब्लम वही है, देखें सियासत जो है ना, वो आप उसमें आप कामयाब तब नहीं है जब आप अपने ओपोनेंट्स को जेल में डाल दें। ये माइंड सेट ही गलत है। आप उनका मैदान में मुकाबला करें, आप उनका गवर्नेंस में मुकाबला करें। गवर्नेंस में तो आपसे मुकाबला होता नहीं है। आप उस्मान बुज़ार को, जो प्राइमरी स्कूल नहीं चला सकता, उसको आपने पंजाब का वज़ीर आला लगा दिया है, तो आप ज़ाहिर है आप हमसे कहाँ मुकाबला करेंगे? आप शहबाज शरीफ से मुकाबला नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब बड़े सूबे के 13-14 बड़े सूबे के वज़ीर आला हैं। आप नहीं, वो ठीक है, प्राइमरी स्कूल नहीं चला, प्राइमरी स्कूल भी मैं आपको सजा बता रहा हूँ। वो दो या तीन आप उनको बिठा लें अपने इंटरव्यू में, 3 वो सेंटेंसेस एक साथ नहीं बोल सकते। या वो शुरू में आए थे वो बोला नहीं जाता था, उन्होंने खुद बोला है कि मेरी ट्रेनिंग में टाइम लगेगा। सादगी है ना, उन्होंने कहा अभी मैं सादगी नहीं होती, ट्रेनिंग हूँ, नहीं आप सीख रहा हूँ। आप किसी क्या कहते हैं, देखें ना, आपने अगर किसी ने जहाज उड़ाना है, आप साइकिल चलाने वाले बंदे को जहाज उड़ाने वाले काम पे तो नहीं लगा सकते ना। और आप कहें जी वो सादा बड़ा है, वो उसकी सादगी बड़ी, उसे जहाज उड़ाना है, सादगी का चार डालना है उसकी हमने। बात यह है कि इनकी सारी टीम इनकॉम्पिटेंट है, इनके लोगों से इनके लोग करप्ट हैं। और मैं नहीं कहता, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि ये लोग करप्ट हैं। हमने इनको 117, हमें 136 पे मिला रैंकिंग पे, हम 117 पे करके गए और ये 117 से दोबारा 140 पे ले गए। और जो कुछ इस मुल्क के अंदर आटा, चीनी, दालें, घी के ऊपर हुआ है, उसकी रिफ्लेक्शन इन गैलप पोल्स में आ रही है। अच्छा, तो आप तो मेरे ख्याल से फिर उनकी टीम को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की लीडरशिप एबिलिटीज अच्छी नहीं है। उनको टीम बनानी नहीं आती, उनको गवर्नेंस का नहीं पता। वो एक नैरेटिव बिल्ड करके किसी को मलाइन करना या मार्केटिंग करने में वो अच्छे हैं, उसके अंदर वो ठीक है, क्या कहते हैं, ज़बान इस तरह की इस्तेमाल करके अगले ओपोनेंट्स को, या इस हद तक कि आप इंट्रीग और इस तरह की काम करना, कि साजिशें करना, उसमें भी ही इज़ गुड, मगर गवर्नेंस में ही इज़ अ कंप्लीट फेलियर। ओके, गवर्नेंस में आपको लगता है इज अ कंप्लीट फेलियर। बट सेनेटर अली ज़फ़र साहब, पहले तो ज़रा इसका जवाब दे दीजिएगा कि ये जो ज़ेरे इल्तवा मुकदमात हैं, चाहे वो नैब की तरफ से बार बार इल्तवा की दरख्वास्तें जाएं या फिर ये जो हाई प्रोफाइल केसेस जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, सिवाय शाहिद खाकान अब्बासी के सभी इल्तवा मांगते हैं। आपने खोसा साहब का मौक़िफ़ भी सुन लिया, सेनेटर अफनान का मौक़िफ़ भी सुन लिया। आपको लगता है कि क्या वाकई कोई ऐसा लॉ या ऐसी कोई शिक भी कानून की यहाँ उस पर उसकी अमलदारी भी होनी चाहिए कि इतने स्पेसिफिक मुद्दत के अंदर ही ये तमाम केसेस जो हैं वो निपटा दिए जाएं और इतने जो सारा साल केसेस चल रहे होते हैं, इल्तवा का शिकार होते हैं, वो ना हो? जी देखें, सबसे पहले तो हमारी लीगल सिस्टम जो है, ये सिर्फ नैब केसेस नहीं बल्कि सिविल केसेस भी, आम क्रिमिनल केसेस भी, फैमिली केसेस भी, डिवोर्स केसेस भी, इनहेरिटेंस केसेस भी, ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे सिस्टम में इतनी खराबियां हैं, हमारे प्रोसीजर्स में, हमारे कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन में, कि ये हर केस डिले का शिकार है। जो उसको डिले करना चाहे, जिसको नहीं चाहिए कि जल्दी फैसला हो, वो तो इतना अरसा डिले कर सकता है कि 10-10 साल भी एक केस चल पड़ता है। और ये इसका कसूरवार मैं पूरे जब से हमारा पाकिस्तान बना है तब से जो हुकूमतें आती रही हैं, जिनको मौका था, किसी ने भी इस लॉ रिफॉर्म पे गौर व फिक्र नहीं किया जितना होना चाहिए। ये एक फैक्ट है। अब नैब के केसेस जहां तक ताल्लुक है, इनकी एक तो ये जनरल वजह आपको बता दी मैंने कि ये हर एक को वो वजह नैब के केसेस पे भी लागू है, लेकिन उसमें एक और खास खसूसियत भी है नैब के केसेस में, और वो ये है कि ये वाइट कॉलर क्राइम्स को पकड़ने की कोशिश की जाती है। और वाइट कॉलर क्राइम्स जो हैं वो ऐसे क्राइम्स हैं जो कि एक आई विटनेस के तरह नहीं आप आ सकते कि जी एक शहादत आ गई और आपने साबित कर दिया। उसमें एक कहाँ जा रहा है, कहाँ छुप रहा है, कहाँ से निकल रहा है, किस अकाउंट से आया, किस जगह से आया, किस तरह लॉन्डर हुआ, ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप गवाही से देनी पड़ती हैं। तो इसमें देर मजीद लग सकती है। दूसरी बात, अगर आपके पास बड़ा अच्छा केस रेफरेंस फाइल हो गया है तो देखने में ये आता है कि जो लोग उनको जिनको शक है कि शायद ये उन्होंने वाकई ही ये पकड़े जाएंगे और ये केस इनके खिलाफ हो जाएगा,
तो वो फिर उसमें डिले करने की भी कोशिश करते हैं कि हो सकता है कल को हमारी हुकूमत वापस आ जाए तो हम फिर ये केसेस उस तरह निपटा लेंगे या एनआरओ ले लेंगे, तो उनकी भी कोशिश होती है। उसके अलावा एक और वजह भी है, और इसमें ये मैंने उसके इसको डिटेल में देखा है, इनकॉम्पिटेंसी भी है बहुत सारे रेफरेंसेस में जो नैब ने फाइल किए हैं कि वहाँ केस की जहाँ आपको प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन में आपको 10 लोगों की जरूरत थी या 20 विटनेसेस की जरूरत थी, वहाँ 200 विटनेसेस की रेफरेंस बना दी है। तो जब आप 200 विटनेस की रेफरेंस आप बात करेंगे और वो फिर उनके बयानात की कलमबंद नहीं हो पाते 10-10 साल, तो उसमें 15 आप मुल्जिम होंगे या 20 मुल्जिम होंगे और 20 वकील होंगे और हर एक ने एक विटनेस की जिरा करनी है, तो फिर आप ये भी नहीं कर सकते कि आप वो एक दिन में डिसाइड करें, वो फिर टाइम लगेगा ही लगेगा। और आपको पता है कि आर्टिकल 10A जिसका अभी खोसा साहब ने भी जिक्र किया, आर्टिकल 10A क्या कहता है? आर्टिकल 10A कहता है कि हर एक्यूज्ड को, चाहे वो जितना भी उसके खिलाफ इल्जाम हो, उसको फुल राइट है फेयर ट्रायल की, और जब उसको ये हक है कि उसका ट्रायल जो है बिल्कुल फेयर हो, साफ शफाफ हो, हर ड्यू प्रोसेस उस पर फॉलो किया जाए, तो फिर उसका हक है वो क्रॉस एग्जामिन भी करेगा और वो अपने विटनेसेस भी लाएगा और अपनी दफा भी करेगा। तो ये सारी चीजों को कंबाइन करके आपका ये पहले सवाल का जवाब है कि ये वजूहात हैं जिसकी वजह से ये केसेस डिले होते हैं। ये वजूहात है, लेकिन राइट, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ मामलात ऐसे भी हैं जिनके फैसले जल्दी हो जाएं तो वो भी बेहतर होता है। और मैं जिक्र कर रही हूँ ये जो कौमी खजाने को खोसा साहब नुकसान पहुंचाने के हवाले से ये कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि 3000 बिलियन टैक्स FBR ड्यू टू स्पेकुलेटिव कोर्ट ऑर्डर जो है वो कर ही नहीं पाती, वो कलेक्शन ही नहीं हो पाता, क्योंकि अदालतों में केसेस हैं। और ये डिसीजन आया था कैबिनेट की तरफ से कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस के साथ और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के साथ इसको टेकअप किया जाएगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बहरहाल एक फुल कोर्ट इजलास जो है वो बुला लिया है। आप समझते हैं कि इससे वाकई मदद मिलेगी कि पेंडिंग केसेस जो हैं वो जल्दी वाइंड अप हो जाएं और ये जो 3000 बिलियन टैक्स FBR रिकवर नहीं कर पा रहा, ये हो पाएगा? देखें सादिया, बिल्कुल मैं समझता हूँ ये हर हुकूमत तकरीबन करती है, और हर हुकूमत को जब ये मामला आता है तो वो अपने अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल्स जो सूबों के होते हैं, ये उनको हिदायत दी जाती हैं कि आप जो है ये केसेस की फहरिस्त लेके आप चीफ जस्टिस साहब से एक जो है ये ऑर्डर लें कि इनको प्रायोरिटी बेस पर जो है इनको केसेस को ये लगाया जाए और यकसू किया जाए। वैसे देखें आर्टिकल 199 में तरमीम भी की गई कि जो गवर्नमेंट फंड्स रेवेन्यू जो जहाँ हो वो 6 महीने से ज़्यादा मुअस्सर नहीं हो सकता स्टे ऑर्डर, नहीं हो सकता स्टे ऑर्डर। लेकिन मैं समझता हूँ ये अगर तो चीफ जस्टिस को अटॉर्नी जनरल और जो है हुकूमत इस पर प्रोएक्टिवली करे तो ये बिल्कुल लगना चाहिए। ये बहुत बड़ा कौमी अलमिया है, हमें IMF के पास भी शायद जाना की ज़रूरत न पड़े अगर हम अपने ये रेवेन्यूज़ को सही माने में कलेक्शन कर सकें। और ये इस तरह से फ्लिमजी बेसिस पर हमने स्टे ले रखे हैं, आप हैरान होंगे जिस तरह से अदालतें इसको कैजुअली जो है स्टे को एक्सटेंड करती चली जाती हैं, ये जानते हुए कि आर्टिकल 199 में 6 माह से ज्यादा वो गैर मौसर हो जाता है। तो फिर क्यों कर FBR है या जो भी मुताल्लिका इदारा है वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन और रिकवरी की तरफ क्यों नहीं जाता है? और फिर ये जो है सरकारी वकला की एक जफर मौज है सरकारी, ये आपने बड़ी आम बात की आपने कहा ये 3000 बिलियन टैक्स है, अगर ये वाकई कलेक्शन ये रिकवर होना शुरू हो जाए तो फिर शायद IMF के पास भी जाने की जरूरत ना पड़े। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम अपनी टैक्स कलेक्शन जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी 2013 में तो हम 1900 अरब रुपए इकट्ठे करते थे। जब हमारी हुकूमत खत्म हुई तो हमने 4000 अरब रुपए पे छोड़ा, जो तकरीबन हमने डबल कर दिया। पिछले साल हुकूमत ने 4700 अरब रुपए इकट्ठा किया था, जो 3 साल के बाद इन्होंने किया था। तो ये और डॉलर और रुपी रेट आप देख लें, वो तो उसमें डिवैल्यूशन अगर आप मिला लें तो वो तो आप समझ लें कि माइनस में गई है हमारी टैक्स कलेक्शन। तो ज़ाहिर टैक्स कलेक्शन जो है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है
किसी भी मुल्क के लिए। अगर हम इफेक्टिवली उसको नहीं कर पाएंगे तो ज़ाहिर है उसका इवेंचुअली नतीजा जो है वो तो ये अच्छा स्टेप है ऑब्वियसली। मतलब किसी भी चीज़ से आप टैक्स कलेक्शन इंप्रूव करें, आई विल सपोर्ट। राइट, सेनेटर अफनानुल्लाह खान, बैरिस्टर अली जफर साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।